नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। म्यांमार से एक और बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर सामने आ रही है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो रही हैं म्यांमार में। लगभग अब 2 महीने हो चुके हैं एंड इस बारी म्यांमार में एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट करवाई गई है और ये जो हवाई हमला है ये भी म्यांमार की मिलिट्री के ही द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। और इस बार जो म्यांमार की मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक कंडक्ट करी इसमें भी कई सारे लोग मारे गए हैं म्यांमार के, जिसके चलते कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि उन एरियाज़ को छोड़कर अब भागने का प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे लोग ऑलरेडी थाईलैंड में एंटर कर चुके हैं और शरणार्थियों की तरह वहां पर एंट्री लेने की कोशिश और भी कई सारे लोग कर रहे हैं। तो बात करेंगे एग्जैक्टली एयर स्ट्राइक कहां पर हुई है, क्यों हुई है, क्या वजह है, एंड ऑल्सो बात करेंगे कि क्या आगे जाके म्यांमार में स्थिति और ख़राब हो सकती है, क्या आगे जाके म्यांमार में गृह युद्ध की स्थिति भी बन सकती है या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। राइट, सो आई एम श्योर आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले की बात है, म्यांमार में जब से तख्ता पलट हुआ है, जब से आर्मी ने वहाँ पे कंट्रोल संभाला है, तब से जो सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट दिन हुआ था म्यांमार में, ये हुआ था 28 मार्च को, जब आपके सामने लिखा हुआ है म्यांमार फोर्सेज किल 114 पीपल। उस दिन क्या हुआ था, भिड़ंत हुई थी लोगों के बीच में जो कि प्रदर्शन कर रहे थे एंड विद द पुलिस एंड विद द आर्मी, जिसके चलते 114, इनफैक्ट कुछ एरियाज़ में आपको 115 नंबर भी देखने को मिला है। सो 115 लोग मारे गए थे। उसके इमीडिएटली बाद, उसी दिन की बात है जब ये खबर सामने आई कि म्यांमार के द्वारा एयर स्ट्राइक करी गई है थाई बॉर्डर पर, जिसके चलते अगेन कई सारे लोग मारे गए हैं और इस बार इन पर्टिकुलर एयर स्ट्राइक्स में कई सारे बच्चे भी यहाँ पर मारे गए हैं। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं आपके राइट साइड में कि म्यांमार का जो बॉर्डर है, यहाँ पर जो साउथ ईस्टर्न बॉर्डर है, यहाँ पर ये बॉर्डर टच करता है थाईलैंड की कंट्री के साथ। और प्रिसाइजली हम आपको आगे जाके भी दिखाएंगे कि एग्जैक्टली मैप में कहाँ पे स्ट्राइक हुई है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो साउथ ईस्टर्न एरिया है, इस एरिया में बेसिकली यहाँ पर एयर स्ट्राइक कंडक्ट करवाई गई थी। और आप ये भी खबर देख सकते हैं द स्ट्रेट्स टाइम्स की कि म्यांमार में जो गृह युद्ध का डर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बिकॉज अब जो हवाई हमला हुआ है वो एक एथनिक आर्मी के ऊपर हुआ है। देखिए, बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, म्यांमार एक ऐसा देश है जहाँ पर कई सारे एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे भारत में आपने सुना होगा कि पूर्वी उत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्टेट वाइज आपको देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार म्यांमार में भी आपको एथनिसिटी के हिसाब से, स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग तरह के एथनिक ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। और इसमें से कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर आर्मी की तरह भी बनाया हुआ, यानी कि उनका एक प्रॉपर प्रशासन चलता है, उनकी एक प्रॉपर पैरेलल गवर्नमेंट चलती है अपने अपने प्रदेश में, जिसको वो काफ़ी लंबे समय से चला रहे थे। लेकिन ये जो अलग अलग ग्रुप्स थे, इन सभी ग्रुप्स की या तो म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ जो कि इसके पहले पावर में थी, या फिर म्यांमार की मिलिट्री के साथ, हर किसी के साथ इनका सीज फायर अग्रीमेंट साइन हो रखा था। इसी के चलते ये सभी के सभी ग्रुप्स बहुत ही पीसफुली यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि म्यांमार की जो आर्मी फाइटर जेट्स हैं, इन्होंने एयर स्ट्राइक को लॉन्च किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली इमेज, प्रिसाइजली ये वाला जो मार्क है, इस पर्टिकुलर एरिया में एयर स्ट्राइक करवाई गई हैं। ये पूरा का पूरा साउथ ईस्टर्न एरिया है जहाँ पर ये पूरे की पूरी एरिया में, जिसको कि कहा जाता है पापून की ये डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एथनिक आर्मी है जो इसको कंट्रोल करती है, जिसके ऊपर ये एयर स्ट्राइक करवाई गई है। ठीक है, इस एयर स्ट्राइक के चलते कई सारे लोग मारे गए हैं, जिसमें कि बच्चे भी शामिल हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप में दुखद बात है। अगर बात करें कौन सा एथनिक ग्रुप इस पर्टिकुलर स्टेट को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको पापून भी कहा जाता है या फिर इसको कैरन स्टेट भी कहा जाता है। कैरन इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो एथनिसिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, वो अपने आप को कैरन लोग बोलते हैं। तो कैरन नेशनल यूनियन, द आर्म्ड एथनिक ग्रुप, जो कि इस साउथ ईस्टर्न रीजन को कंट्रोल करता है, इन्होंने यहाँ पर बताया कि फाइटर जेट्स ने हमें अटैक किया था इन द पापून डिस्ट्रिक्ट, और इस एरिया को अटैक किया गया था लगभग 8 बजे के आसपास। उसके बाद कई सारे लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे थे। इनफैक्ट बताना चाहूँगा कि जब से तख्ता पलट हुआ है, जब से 2 महीने से लगभग आर्मी ने कंट्रोल किया हुआ है पूरी कंट्री को, कई सारे लोग ऐसे थे जो कि KNU के पास पहुंच चुके थे अपने शेल्टर के लिए, बेसिकली शरण लेने के लिए कि हमें आप यहां पे प्रोटेक्ट कीजिए, बिकॉज हम म्यांमार का जो मेन वाला एरिया है वहां पर रहने से हमें डर लग रहा है। बिकॉज वहां पर आपको मालूम होगा कि जो हिंसा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, खास करके पिछले कुछ हफ्तों में जो क्लैशेज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस बढ़ चुका है। नाउ सरप्राइजिंग यहाँ पर यह भी था कि सबसे पहली बात तो म्यांमार की मिलिट्री यानी कि जो जुंटा है, उन्होंने यहाँ पर किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया है कि उन्होंने किसी तरह की
कमेंट्री नहीं करी है, किसी तरह की टिप्पणी नहीं पेश करी है कि हमने ये क्यों करवाया है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि KNU और मिलिट्री के बीच में एक सीज़ फायर अग्रीमेंट साइन हो रखा था इन 2015, लेकिन जब से ये तख्ता पलट हुआ है उसके बाद मिलिट्री बेसिकली अपनी मर्जी चला रही है और किसी भी तरह के अग्रीमेंट को यहाँ पर जो है वो वायलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके सामने एक और इंस्टेंस है जब म्यांमार में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट को वायलेट किया गया है। काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक फ़ोटोज़ यहाँ से सामने आ रही हैं। ये एक इमेज है जो कि बेसिकली दिखा रही है किस तरीके से जो विलेजर्स हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम दी एयर स्ट्राइक, जो कि कभी भी किसी भी टाइम पर हो सकती है। एयर स्ट्राइक में आपको ये आइडिया नहीं होता कि बम कहाँ से गिरेगा और कहाँ पे जाके गिर सकता है, कितना ज़्यादा वो धमाका कर सकता है। तो दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा एक डरावनी सिचुएशन बन जाती है। उसके बाद अब इसका आउटकम क्या हुआ है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ से भागने का प्रयास कर रहे हैं या फिर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि भाग भी चुके हैं, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो पोरस बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, जिसके चलते कई सारे रिफ्यूजीज़ कुछ तो क्रॉस कर चुके हैं लेकिन कई सारे रिफ्यूजीज़ क्रॉस करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने है ये केरन रिफ्यूजीज़ हैं जो कि सल्वीन जो नदी है म्यांमार में बहती है, यहाँ पे इसके किनारे में आ चुके हैं और थाईलैंड के लिए निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग ऐसा माना जा रहा है, थाईलैंड की अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग जो कि वहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने कहा है कि लगभग 10,000 लोग ऑलरेडी ऐसे हैं जो कि हमारे देश के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ऑब्वियसली थाईलैंड इस चीज़ को लेके परेशान है बिकॉज थाईलैंड नहीं चाहता कि रिफ्यूजीज़ इतने भारी मात्रा में उनकी कंट्री में आएँ, लेकिन अभी तक थाईलैंड ने किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं लिया है। रही बात कि क्या म्यांमार में आगे जाके क्या हो सकता है, तो देखिए जो UNSC है, UN सिक्योरिटी काउंसिल है, इन्होंने यहाँ पर घोषणा करी है कि हम वेडनेसडे को मुलाकात करेंगे, यानी कि हम कल मुलाकात करेंगे और डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी सिचुएशन को कि परिस्थिति कैसी है। और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि हमें इमरजेंसी टॉक्स करनी चाहिए, जल्द से जल्द इस सिचुएशन को हमें डिफ्यूज़ करना चाहिए। क्या गृह युद्ध यहाँ पर हो सकता है, तो देखिए ये एक काफ़ी मुश्किल और काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल है। अगर आप देखें पिछले लगभग 2 हफ्तों के अंदर अंदर, इनफैक्ट जो तख्ता पलट हुआ है 2 महीनों में हुआ है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में इतने लोगों की डेथ हो चुकी है कि डेथ टोल लगभग 500 के नंबर को क्रॉस कर चुका है। और ये डेथ टोल है जो कि रिपोर्टेड है, तो कई सारा ऐसा भी डेथ टोल होगा जो कि यहाँ पे रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा है। तो इसके चलते लग रहा है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, और ये इसलिए भी लग रहा है बिकॉज म्यांमार की मिलिट्री किसी की भी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिसके चलते दिस इज़ बिकमिंग समथिंग विच इज़ वेरी वेरी स्केरी। और कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है बिकॉज म्यांमार हमारा पड़ोसी देश भी है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो सिविल वॉर का डर है वो इसलिए भी बढ़ जाता है बिकॉज जो आंग सान सूकी की कई सारे सहयोगी पार्टीज थी, कई सारे सहयोगी दल थे, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हम एक समानांतर प्रशासन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। वी विल बी स्टार्टिंग अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका इन्होंने नाम भी रख लिया है, दैट इज कमिटी रिप्रेजेंटिंग प्रियादांगसु हुतौ। अब इसका जो फुल फॉर्म, ये इसका शॉर्ट फॉर्म ये है CRPH। इसके चलते इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि हम एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे जो कि सीधा जनता के साथ, जुनटा के साथ कंपीट करेगी, प्रतिस्पर्धा करेगी लेजिटिमेसी के लिए, वैधता के लिए। वो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा करेगी कि या तो जुनटा रहेगी पूरे देश में या फिर ये CRPH रहेगी, जो कि आगे जाके एक यूनिटी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने वाली है। ये अनाउंसमेंट यहाँ पे सामने आई है कि हम यूनिटी गवर्नमेंट को बनाएंगे 15 अप्रैल से। अगर इस चीज़ को लेके हो सकता है मिलिट्री इस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट ना करे और आगे जाके सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स इस चीज़ की तरफ दर्शाते हैं कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है। ओनली टाइम विल टेल कि आगे जाके क्या होता है, बट वी फॉर श्योर यही होप करते हैं कि जल्द से जल्द डेमोक्रेसी रिस्टोर करी जाए और जो मिलिट्री के द्वारा लगाया गया इमरजेंसी रूल है उसको ख़त्म किया जाए। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया है UPSC CSE का कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स, जिसकी मदद से आप अपने घर बैठकर अपनी UPSC की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है और इसमें आपके लिए 2 प्रकार के विकल्प हैं, एक है प्लस कोर्स का, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स का। यदि आपको लगता है कि आपको अपनी तैयारी में एक पर्सनल मेंटर की आवश्यकता है, देन यू मस्ट गो फॉर द प्लस आइकॉनिक कोर्स, बिकॉज इसमें आपके लिए पर्सनल कोचिंग भी प्रोवाइड करवाई गई है। इसमें यदि आपको 10% का डिस्काउंट अवेल करवाना है तो ये वाले कोड को इस्तेमाल करना ना भूलें, अनि UPSC, या इसके अलावा आप अनि 10 कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ भी आपको 10% का डिस्काउंट ऑफ मिल जाएगा।